लोकसभा में आज ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को सदन में रखेंगे। संशोधन के जरिए ऊर्जा संरक्षण कानून 2001 में बदलाव किया जाएगा। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। पीएम मोदी ने देशवासियों को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ने को कहा है। भारतीय रक्षक बल ने केरल के त्रिशूर में समुद्र में फंसे 5 मछुआरों को बचा लिया। नाव में सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय वर्ष 2022-23 के मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से शुरू होगी। यह बैठक 5 अगस्त यानी इस सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन तक चलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि चीन की मोबाइल कंपनियों ने कई शेल कंपनियों के द्वारा भारत में बिक्री किए गए रकम को अपनी पेरेंट कंपनी को पहुंचाया गया। मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है। कंपनियों ने नोटिस के जवाब में कुछ रकम जमा भी कराई है और इस मामले में जांच जारी है। उबर ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने अपनी 7.8% हिस्सेदारी बेच सकती है, जिसकी कीमत करीब 2,938 करोड़ रुपए हो सकती है। अदानी समूह की डिजिटल कनेक्टिविटी समाधान शाखा अदानी डेटा नेटवर्क्स लिमिटेड ने 26 गीगाहर्ट्ज मिलीमीटर वेव बैंड में 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का अधिकार हासिल कर लिया है। इंडिगो ने घोषणा की है कि वो नवंबर तक पायलटों की सैलरी को पूरी तरह से बहाल कर देगी। सूत्रों के मुताबिक इंडिगो इसी महीने यानी अगस्त में 8% वेतन बहाल कर सकती है। ये पहले नवंबर में प्रस्तावित 6.5% थी। गूगल ने इस साल जून में नए आईटी नियम 2021 के अनुपालन में उपयोगकर्ता की शिकायतों के आधार पर 1,11,493 आपत्तिजनक कंटेंट को हटा दिया है। संसद के दोनों सदनों में अहम विधायी काम सूचीबद्ध। लोकसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन बिल होगा पेश। वहीं राज्यसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक विचार के लिए रखा जाएगा पटल पर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लाल किला से संसद तक तिरंगा बाइक रैली को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। देश के कई भागों में सांसद ले रहे हैं रैली में हिस्सा। ताइवान दौरे पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने की राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात। कहा, अमेरिका ताइवान में लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। वहीं ताइवान के राष्ट्रपति ने अपने देश का दौरा करने के लिए पेलोसी का जताया आभार। राष्ट्रमंडल खेलों के 5वें दिन भारत ने लॉन बॉल और टेबल टेनिस में जीता स्वर्ण पदक। वहीं वेट लिफ्टर विकास और बैडमिंटन टीम को रजत से करना पड़ा संतोष। 5वें दिन तक भारतीय खिलाड़ियों ने जीते कुल 13 पदक। और तीसरे टी20 में सूर्य कुमार और पंत के दम पर भारत ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से धोया। इस जीत के साथ भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे। देश में भले ही महंगाई चरचरा कर आम आदमी का बजट चकनाचूर कर रही हो, भले ही रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही हो और बेशक भविष्य की बचत के लिए गाढ़ी कमाई में से एक हिस्सा मुश्किल से ही बच पाता हो, लेकिन मजाल क्या है हमारे सियासतदानों को पैसों की किल्लत हो जाए। उन पर तो मां लक्ष्मी सिर्फ बरस नहीं रही बल्कि बादल बनकर फट रही हैं। राजनीतिक दलों पर पैसों की ऐसी घनघोर वर्षा हो रही है जिसे सुनेंगे तो आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। राजनीतिक दलों को चंदे के तौर पर कितना चढ़ावा चढ़ रहा है वो आपको सन्न कर देने के लिए काफी है। द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक दलों को 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का चंदा मिला है।
इस रिपोर्ट में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले आर्थिक मामलों के विभाग DEA के ताजा आंकड़ों से इस बात की तस्दीक हुई है कि अब तक चुनावी बॉन्ड की बिक्री 10,000 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर गई है। द वायर की रिपोर्ट में RTI कार्यकर्ता कोमोडोर लोकेश बत्रा को मिली सूचना के आधार पर बताया गया है कि 1 से 10 जुलाई के बीच चुनावी बॉन्ड के 21वें चरण में बिक्री में ये आंकड़ा सामने आया है। आपको सरल शब्दों में बता दें कि चुनावी बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिसके जरिए कोई भी अपनी पसंदीदा पार्टी को चंदे की रकम दे सकता है। इस चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है, जिस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड का मुद्दा शुरू से ही विवादों में रहा है। इसे लेकर अलग अलग तरह की राय रही है। चुनावी बॉन्ड योजना को वित्त विधेयक 2017 के साथ पेश किया गया था, जबकि इसे साल 2018 के शुरुआत में ही अधिसूचित भी किया गया था। चुनावी बॉन्ड को लेकर शुरू से ही चर्चा रही है कि इससे अपारदर्शिता को बढ़ावा मिला है। इसे लेकर कहा जाता है कि इससे राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से दिए जाने वाले चंदे की प्रवृत्ति बढ़ी है, क्योंकि इससे चंदा देने वाले की जानकारी गुमनाम बनी रहती है। द वायर की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदे की राशि सत्तारूढ़ दल बीजेपी को मिली है। आपको बता दें कि साल 2017 में चुनावी बॉन्ड को लेकर चुनाव आयोग ने भी चिंता जाहिर की थी, जबकि साल 2018 में इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की गई थी। इस पर रोक लगाने की मांग एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR की ओर से दायर किया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट 2 बार अंतरिम रोक लगाने से भी इनकार कर चुकी है। इसे लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई होनी बाकी है। इस पर अप्रैल महीने में चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को बताया था कि कोर्ट चुनावी बॉन्ड के मामले पर सुनवाई करेगी। ऐसे में अब इंतजार और निगाहें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई और इस संबंध में आगे दिए जाने वाले फैसले पर टिकी हुई है। बुधवार को इनकम टैक्स विभाग ने उत्तर प्रदेश की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। छापे की ये कार्रवाई घनाराम कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर हुई है। बुधवार सुबह इनकम टैक्स विभाग की टीम ने झांसी, कानपुर समेत कई ठिकानों पर पहुंची और दस्तावेज खंगाले गए हैं। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने झांसी के 3 बड़े बिल्डर्स समेत 8 से ज्यादा कारोबारियों के घर पर छापे मारे हैं। जानकारी के मुताबिक IT डिपार्टमेंट ने बसेरा बिल्डर्स और घनाराम कंस्ट्रक्शन के मालिकों के ठिकानों पर छापा मारा है। सूत्रों का दावा है कि घनाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता श्याम सुंदर यादव की है। उन्होंने इससे पहले बुंदेलखंड में भी डैम बनवाए हैं। झांसी में घनाराम कंस्ट्रक्शन का कॉर्पोरेट दफ्तर है। सिविल लाइन स्थित दफ्तर और आवास पर इनकम टैक्स की टीम ने बुधवार को छापामार कार्रवाई की है। इसके अलावा कानपुर में रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी राजेश यादव के घर पर भी IT विभाग की टीम पहुंची है और दस्तावेज खंगाले गए हैं। इस रेड को झांसी में हुई रेड से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजेश यादव के रियल एस्टेट कंपनी घनाराम कंस्ट्रक्शन से संबंधों की बात सामने आ रही है। आपको बता दें, कानपुर की इनकम टैक्स टीम ने झांसी शहर के 8 बड़े व्यापारियों और बिल्डर्स के आवास, कंपनी और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की है, जिनका संबंध बसेरा बिल्डर्स और घनाराम कंस्ट्रक्शन से है। सपा नेता श्याम सुंदर सिंह यादव, बेटे वीरेंद्र राय, राकेश बघेल, विजय सरावगी समेत कई कारोबारियों पर आयकर विभाग की टीम ने रेड डाली है। समाजवादी पार्टी के पूर्व MLC रहे श्याम सुंदर सिंह यादव की कंपनी घनाराम इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड अब IT की रडार पर है। सूत्रों के मुताबिक आरोप है कि घनाराम इंफ्रा ने करोड़ों रुपयों का नकद लेन देन किया है। कंपनी के द्वारा घरों और संपत्तियों को नकद में खरीदा और बेचा जाता था। माना जा रहा है कि छापेमारी 2 से 3 दिन तक चल सकती है। आरोप है कि ये कंपनी फर्जी ठेकों के जरिए काले धन को सफेद में बदल देती है। हाल ही में 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी खरीदी गई है। सूत्रों का दावा है कि घनाराम इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता श्याम सुंदर यादव की है और आज सुबह से ही वहां IT की टीम छापेमारी कर रही है। आयकर विभाग की 3 टीमों ने घर के अंदर दस्तावेजों को खंगाला है। वहीं आसपास सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स भी तैनात है।
देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए तैयार है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कई आयोजन हो रहे हैं। इसी बीच बुधवार को दिल्ली में सांसदों की तिरंगा यात्रा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मसले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में मोदी सरकार पर तंज कसा है। दरअसल हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बुधवार को संसद सदस्यों ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा दिल्ली के लाल किला से रवाना हुई और विजय चौक पर समाप्त हुई। इस तिरंगा यात्रा में एनडीए के सांसदों, मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बड़ी बात ये रही कि तिरंगा यात्रा में विपक्षी दल शामिल नहीं हुए। तिरंगा यात्रा पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने हाथों में तिरंगा लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर भी प्रोफाइल पिक्चर में लगाई। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी मोदी सरकार पर जोरदार जुबानी हमला किया। अधीर रंजन चौधरी ने नेशनल हेराल्ड मामले का जिक्र किया और कहा कि हम बीजेपी के एजेंडे को स्वीकार नहीं करेंगे। जो आज़ादी की समय में वॉइस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल थे, हिंदुस्तान की आज़ादी की जो स्वर थी, आज उस नेशनल हेराल्ड को और उनकी छवि को धूमिल करने के लिए और साथ साथ कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए एक नापाक इरादे के साथ जांच एजेंसी ईडी को दुरुपयोग करते हुए हमारे खिलाफ एक साजिश छेड़े गए। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की हर विपक्ष पार्टी के खिलाफ ईडी को बेजा इस्तेमाल करते हुए सबको अपदस्थ कर रहे हैं, अस्थिर कर रहे हैं। विपक्ष जितने सरकार चलाते हैं हिंदुस्तान में, सबको अस्थिर और अपदस्थ कराना ये सरकार की एक मुद्दा बन चुके हैं। और इसलिए तिरंगा के बारे में, जिस तिरंगा को कभी बीजेपी ने माना नहीं, आजादी के बाद ये तिरंगा के खिलाफत करते थे बीजेपी पार्टी, और भगवा ध्वज के लिए बार बार सवाल करते थे। ये तिरंगा को जिन्होंने माना नहीं कभी, आज वो तिरंगा की सामने रख के हिंदुस्तान के आम लोगों को दोबारा गुमराह करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के सब लोग जानते हैं तिरंगा मतलब गांधी, तिरंगा मतलब आजादी की आंदोलन। आजादी के आंदोलन में बीजेपी पार्टी की क्या भूमिका रही, इतिहास इसका गवाह है। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर लाल किले से विजय चौक तक तिरंगा यात्रा निकली। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने तिरंगा यात्रा को रवाना किया। लाल किले से निकली तिरंगा यात्रा इंडिया गेट होते हुए संसद भवन के बाहर विजय चौक तक पहुंची। इसमें एनडीए के मंत्री और बीजेपी के कई सांसद शामिल हुए। इस कार्यक्रम से विपक्षी दलों ने खुद को अलग रखा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकारी कार्यक्रम की आड़ में बीजेपी अपना राजनीतिक एजेंडा चला रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने घोषणा किया है कि वो आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर अपना कार्यक्रम खुद चलाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। फर्नीचर के पैसे मांगने पर चलाया बुलडोजर। अब एसडीएम पर गिरी गाज। 2 लाख से ज्यादा का खरीदा था फर्नीचर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एसडीएम घनश्याम वर्मा पर गाज गिरी है। फर्नीचर के पैसे मांगने पर कारोबारी के मकान पर बुलडोजर चलवाने के आरोप में एसडीएम घनश्याम वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। घनश्याम वर्मा बिलारी तहसील में एसडीएम के पद पर तैनात थे। बताया जा रहा है कि जांच में दोषी पाए जाने पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। दरअसल एसडीएम घनश्याम वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने फर्नीचर कारोबारी के शोरूम से करीब 2,67,000 रुपये का फर्नीचर लिया था और जब कारोबारी ने पेमेंट करने को कहा तो एसडीएम ने कारोबारी के घर को अवैध बताकर बुलडोजर चलवा दिया था। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी गुस्सा देखने को मिला था। इसके बाद इस मामले में जांच शुरू हो गई थी और मुरादाबाद जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने घनश्याम वर्मा को जिला मुख्यालय अटैच कर दिया था। एडीएम की जांच के मुताबिक जिस फर्नीचर कारोबारी के मकान पर एसडीएम ने बुलडोजर चलवाया था वो बिलारी की नगर पालिका के इलाके में आता है, जिस पर एसडीएम बिलारी का बुलडोजर चलाने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो इलाका नगर पालिका के अंतर्गत आता है।
जिसकी जांच में दोषी पाए जाने के बाद एसडीएम घनश्याम वर्मा को निलंबित कर दिया गया है। मामला सामने आने के बाद कमिश्नर के आदेश पर एसडीएम के खिलाफ जांच बैठी। जांच के बाद शासन के स्तर पर कार्रवाई हुई और घनश्याम वर्मा को निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी घनश्याम वर्मा ने कुछ अपने और कुछ अपनी बेटी के नाम पर फर्नीचर खरीदे थे। आरोप है कि पैसे मांगने पर घनश्याम वर्मा बुलडोजर लेकर पहुंच गए थे और उनकी दीवार पर बुलडोजर चला दिया था। इसके बाद पीड़ित ने इसकी लिखित शिकायत की थी। इसके बाद मंडल ने जांच के आदेश दिए थे। ये मामला करीब 15 से 20 दिन पहले का है। इस पूरे प्रकरण की जांच कमिश्नर ए.के. सिंह ने शासन को रिपोर्ट में भेजी थी और एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद 3 अगस्त को एसडीएम बिलारी घनश्याम वर्मा को निलंबित कर दिया गया। आरोपी घनश्याम वर्मा ने कुछ अपने और कुछ अपनी बेटी के नाम पर फर्नीचर खरीदे थे। फर्नीचर कारोबारी जाहिद अहमद ने कहा कि बिलारी के एसडीएम घनश्याम वर्मा ने बेड, कुर्सी, मेज, सोफा आदि पसंद किए थे और अपने आवास पर भिजवाने के लिए कहा था। कारोबारी ने कहा कि उन्होंने एसडीएम के आवास पर फर्नीचर के साथ ही 1,38,000 रुपये का बिल भेज दिया था। आरोप के मुताबिक एसडीएम ने 3 जुलाई को दीवान और सोफा समेत 1,19,000 रुपये का फर्नीचर और खरीदा था। इसे हरदोई में अपनी बेटी के यहाँ भिजवा दिया था। अहमद ने शिकायत में कहा कि जब उन्होंने एसडीएम से फर्नीचर के बिल के 2,67,000 रुपये भुगतान करने को कहा तो एसडीएम ने उन्हें बर्बाद करने की धमकी दी। कारोबारी ने आरोप लगाया कि इसके बाद उन्होंने 11 जुलाई को मंडल आयुक्त से शिकायत की, लेकिन 12 जुलाई को एसडीएम ने बुलडोजर के साथ उनके घर तहसीलदार को भेज दिया और घर की दीवार गिरवा दी थी। उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को चुनाव होना है। एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं। राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष के खिलाफ अलग स्टैंड लेते हुए मायावती ने एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के समर्थन का ऐलान किया है। मायावती ने साफ कर दिया कि बीएसपी एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को वोट करेगी। बीएसपी चीफ मायावती ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा बुधवार को की है। आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव में भी मायावती की बीएसपी ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया था। उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ एनडीए उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा है। बीएसपी सुप्रीमो ने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, सर्वविदित है कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में सत्ता और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बनने की वजह से इसके लिए फिर अंततः चुनाव हुआ। अब ठीक वही स्थिति बनने के कारण उपराष्ट्रपति पद के लिए भी दिनांक 6 अगस्त को चुनाव होने जा रहा है। एक अन्य ट्वीट में मायावती ने लिखा, बीएसपी ने ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में भी व्यापक जनहित और अपनी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है, जिसकी मैं आज औपचारिक रूप से घोषणा कर रही हूँ। आपको बता दें, बीएसपी ने इसके पहले राष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया था। तब उन्होंने कहा था कि हमने ये फैसला ना तो बीजेपी या फिर एनडीए के समर्थन में और ना ही विपक्ष के खिलाफ, बल्कि अपनी पार्टी और आंदोलन को ध्यान में रखते हुए लिया है। बीएसपी कमजोर, गरीब और उपेक्षित वर्ग के लोगों के लिए फैसले लेती रही है। आपको बता दें, मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को वोटिंग होगी और उसी दिन मतों की गणना भी हो जाएगी। गौरतलब है कि बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया गया है। जगदीप धनखड़ पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना है।
वहीं विपक्ष की तरफ से साझा उम्मीदवार के तौर पर मार्गरेट अल्वा को प्रत्याशी बना है। हालांकि माना जा रहा है कि एनडीए उम्मीदवार की जीत तय है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में साउथ सिनेमा तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है और हिंदी सिनेमा को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक के बाद एक रिलीज हो रही बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर साउथ की फिल्मों का डंका पूरे देश में बज रहा है। साल 2022 में साउथ की 3 फिल्मों का दर्शकों के बीच काफी बोलबाला नजर आया। साउथ की फिल्मों का हिंदी डब वर्जन सुपरहिट साबित हुआ। थिएटर्स में लोगों के बीच इन फिल्मों का खासा क्रेज देखने को मिला। हम बात कर रहे हैं अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज, एस राजामौली की फिल्म RRR और यश स्टारर फिल्म KGF चैप्टर 2 की। इन तीनों फिल्मों ने ही 300 करोड़ से ज्यादा की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। ऐसे में साउथ फिल्में और बॉलीवुड फिल्मों को लेकर कई सितारे अपनी राय रख चुके हैं। अब कपूर खानदान की बहू और बॉलीवुड की क्यूट एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हिंदी और साउथ फिल्मों के बिजनेस पर अपनी राय रखी है। ये तो आप सभी जानते हैं कि लंबे समय से फिल्मी दुनिया में नॉर्थ और साउथ को लेकर डिबेट होती रही है। अब आलिया भट्ट भी इस डिबेट का हिस्सा बन गई हैं। आलिया भट्ट ने इंडियन एक्सप्रेस से खास बातचीत में इस बारे में बात करते हुए कहा, इंडियन सिनेमा के लिए ये मुश्किल समय रहा है। हमें हिंदी फिल्मों के प्रति थोड़ा काइंड होना चाहिए। आज हम यहाँ बैठकर कह रहे हैं ओ बॉलीवुड, ओ हिंदी सिनेमा, लेकिन क्या हम उन फिल्मों को भी गिन रहे हैं जिन्होंने इस साल काफी अच्छा कलेक्शन किया है। आलिया ने आगे कहा, साउथ इंडस्ट्री में भी उनकी सभी फिल्में अच्छी नहीं चली हैं। कुछ फिल्मों ने अच्छा परफॉर्म किया है और वो बहुत अच्छी फिल्में हैं। ठीक उसी तरह मेरी फिल्म से शुरुआत करते हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी ने काफी अच्छा बिजनेस किया है। आलिया ने आगे कहा, अच्छी फिल्में हमेशा अच्छा परफॉर्म करती हैं। आलिया ने कहा कि ये सिनेमा के लिए मुश्किल समय है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री अभी भी कोविड में हुए नुकसान से उबर रही है। आलिया ने कहा, करीब 2 साल तक थिएटर्स बंद थे, तो अभी असेसमेंट चल रहा है कि कौन सी फिल्में थिएटर्स में काम करेंगी, कौन सी फिल्में काम कर रही हैं। अच्छा कंटेंट हमेशा चलता है, लेकिन अभी हम दोबारा से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी फिल्में हम थिएटर में रिलीज करेंगे और कौन सी फिल्में हम OTT प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली रिलीज करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदी सिनेमा खत्म हो गया है, ऐसा नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि आलिया भट्ट 14 अप्रैल रणबीर कपूर के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। कपल ने अपनी शादी को काफी प्राइवेट रखा था। इसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े गिने चुने लोग ही पहुंचे थे। शादी के बाद कपल की ढेर सारी वेडिंग फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और अब आलिया प्रेग्नेंट है और पति रणबीर कपूर उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं।